किसी भी गलती या हादसे से के बाद हम केवल 3 काम कर सकते हैं। पहला, उसे स्वीकार करना, दूसरा उससे सबक लेना और तीसरा ऐसे प्रयास करना कि ऐसे हादसे या गलती दोबारा ना हो। लेकिन बेहद अफ़सोस की बात है कि देश की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक राजधानी ट्रेन दुर्घटना, जो औरंगाबाद जिले में रफीगंज प्रखंड मुख्यालय के पास भावा नदी रेल पुल पर 9 सितंबर 2002 को घटित हुई थी, उससे हमने कोई सबक नहीं लिया और उसके बाद भी ऐसे हादसे होते रहे। हमने इस पूरे हादसे की जांच को राजनीति के पेंच में इस कदर फंसा कर रख दिया कि कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और आज भी वो सवाल आज भी जिंदा है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो चलिए आज से 20 साल पहले चलते हैं, 9 सितंबर 2002। बाकी दिनों की तरह हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस नियत समय पर चलने को तैयार थी। 528 यात्री और उसके साथ रेलवे के कर्मचारी मिला के 550 लोग उस ट्रेन पर सवार थे और शाम 5 बजे यह ट्रेन हावड़ा से नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। आम दिनों की तरह ये यात्रा थी। सभी यात्री बड़े इत्मीनान से थे, अपने भविष्य की तैयारियां कर रहे थे, अपनी यात्रा की तैयारियां कर रहे थे, घर वालों से बातें कर रहे थे, बिल्कुल से आम दिन की तरह। उन्हें क्या पता था कि नियति उन्हें कहाँ लेके जा रही है। रात 10:30 बजे के आसपास इस ट्रेन ने गया रेलवे जंक्शन को पार किया। सभी लोग खाना खा चुके थे, रिलैक्स हो गए थे और अब सोने की तैयारियां चल रही थी। बोगी की लाइटें बुझा दी गई थी। इक्का दुक्का लोग कुछ किताबें पढ़ रहे थे तो जगे हुए थे। आमतौर पर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही रात 10:40 पर यह ट्रेन रफीगंज रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ती है, 2 किलोमीटर आगे, और भावा नदी पुल के पास पहुंचती है, अचानक एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके के बाद इस ट्रेन की 13 बोगियां एक के ऊपर एक उस रेलवे पुल को तोड़ते हुए नदी के बेड में जा गिरती हैं। जब यह हादसा हुआ उस वक्त भावा नदी में ज्यादा पानी नहीं था और सारी बोगियां एक पर एक करके उसके बेड में सूखी जमीन पर गिरी। रेल का इंजन तो पुल पार कर गया था, लेकिन 13 बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं और दुर्घटना इतनी भयानक थी कि जो रेलवे की पेंट्री कार थी वो टुकड़ों में बदल गई। उसमें स्थित जो भी आदमी था, किसी की लाश तक की शनाख्त हो पाने की स्थिति नहीं रह गई थी। इतनी बुरी हालत में वो पेंट्री कार की हालत हो गई थी और बाकी बोगियां एक के ऊपर एक इस तरह से गिर के तुड़ मुड़ गई थी कि उनको अलग अलग पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन सी बोगी है और कौन सी बोगी नहीं है। एक बोगी में दूसरी बोगी इस कदर समा गई थी कि उसमें से लाशें निकालना भी बड़ा मुश्किल काम साबित हो रहा था। इस हादसे में अंततः 133 लोगों की जान गई थी और 250 लोग बुरी तरह घायल हुए। मुझे आज भी याद है, उस वक्त मैं एक अखबार के लिए रिपोर्टिंग का काम करता था। रात में 12 बजे हमारे पास मुगलसराय से खबर आई कि इस तरह का हादसा हुआ है और हम सब दौड़े घटनास्थल की ओर। मुझे लगता है मैं 12:30 बजे घटनास्थल पर पहुंच गया था और जो नज़ारा मैंने देखा, या जिस व्यक्ति ने भी उस रात को ये नज़ारा देखा होगा दुर्घटनास्थल का, वो जिंदगी भर इसको भूल नहीं पाएगा। बोगियां एक दूसरे के ऊपर कचरे के डिब्बे की तरह पड़ी हुई थी, थोड़ी मुड़ी जैसे गत्ता का डिब्बा टूटा फूटा हुआ हो। लोगों की चीख पुकार से पूरा माहौल भरा हुआ था। चारों तरफ अंधकार था। उस रात बारिश भी हुई थी। केवल कराह की आवाज आ रही थी, बचाने की आवाज आ रही थी। 3 बोगियां पुल से ऊपर हवा में लटकी हुई थी। वहां पर उसमें बोगियों में सवार यात्री अलग चिल्ला रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे और कोई साधन उस वक्त उस जगह पे नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। धीरे धीरे रेलवे ने वहां पर फिर लाइटिंग की व्यवस्था की, तब जाकर के रोशनी हुई तो लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। आसपास के ग्रामीण, क्योंकि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए आसपास के ग्रामीण भी जुट गए थे बड़ी संख्या में और उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ये राहत और बचाव कार्य बहुत मुश्किल था क्योंकि पूरी तरह से जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन थी उसके सभी डिब्बे वातानुकूलित थे और मोटे शीशे से ढके हुए थे। शीशों को तोड़ करके उसमें से शवों को, घायलों को निकाला जाना बड़ा दुरूह कार्य था। डिब्बे आपस में इस तरह से फंस गए थे, उलझ गए थे कि बिना बोगियों को काटे हुए लाशों को, घायलों को निकाला जा पाना संभव नहीं था।
ऐसी स्थिति में सासाराम से और गया से स्पेशल गैस कटर मंगाए गए, जिसकी वजह से बोगियों को काट करके ऊपर से या साइड से लाशों को, शवों को, घायलों को निकाला गया। इस घटना की विभीषिका की चर्चा तत्काल पूरे देश में फैल गई और उस वक्त के रेल मंत्री नीतीश कुमार जी खुद ही विशेष ट्रेन से चलकर रफीगंज पहुंचे। मुझे याद है कि सुबह 7 बजे उनकी विशेष ट्रेन रफीगंज में रेल हादसे वाली जगह पर पहुंची थी। उनके साथ तमाम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी थे और नीतीश कुमार जी ने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया, खुद जा करके राहत और बचाव कार्य की देखभाल की, घायलों से उन्होंने बातचीत भी की, उनको राहत दिलाने की कोशिश भी की और उसके बाद उसी जगह रेल पटरियों पर बोगी, क्षतिग्रस्त बोगियों के पास बैठ करके नीतीश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस को बताया था कि इस पूरी दुर्घटना के पीछे रेलवे के का कोई दोष नहीं था। उन्होंने रेलवे को पूरी तरह क्लीन चिट दी और साथ ही ये भी कहा कि इस पूरी घटना के पीछे तोड़फोड़ या नक्सली गतिविधियों की पूरी आशंका है और इस तोड़फोड़ की वजह से ये दुर्घटना घटी। शायद नीतीश कुमार जी इस बात को लेकर के ऐसा कह रहे थे क्योंकि उस वक्त आज से 20 साल पहले औरंगाबाद नक्सलियों के बेतरफ प्रभाव वाला जिला था और कई बड़े हादसे नक्सलियों ने अंजाम दिए थे। उसमें यातायात के साधनों पर हमला करना भी एक बड़ी बात थी। नीतीश कुमार जी ने उस वक्त एक 13 फीट लंबी रेलवे पटरी के बारे में पत्रकारों को बताते हुए कहा था कि ये पटरी फिश प्लेट के साथ खोल करके अलग रख दी गई थी, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है और उन्होंने पूरी तरह से रेलवे को क्लीन चिट देते हुए इस दुर्घटना के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई को जिम्मेदार बताया था। इसी के अनुसार जो पीडब्ल्यूआई थे रेलवे के, उन्होंने रफीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाते हुए उसमें यह लिखा था और यह आशंका जताई थी कि अज्ञात माओवादियों ने, नक्सलियों ने पटरियों के साथ छेड़छाड़ की थी, फिश प्लेट खोल दी थी, जिसकी वजह से दुर्घटना घटी। अभी ये मामला चल ही रहा था, उसी वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पति राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उस वक्त राजद के मंत्री रहे शिवानंद तिवारी और लगभग हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ लालू प्रसाद यादव घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटनास्थल पर पहुंचते ही उन्होंने पहला जो आरोप लगाया और यही था कि रेलवे के मेंटेनेंस की कमी की वजह से दुर्घटना घटी है। उन्होंने पत्रकारों से बातें करते हुए साफ तौर से कहा कि इस दुर्घटना का एकमात्र कारण 90 वर्ष पुराने भावा रेल पुल का जर्जर होना था। उन्होंने कहा कि रेल के 2 पाए टूट गए थे ट्रेन के वाइब्रेशन से, जिसकी वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उन्होंने इसके लिए रेलवे को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए तत्कालीन रेल मंत्री से इस्तीफा भी मांग लिया था। आप घटनास्थल का नजारा देखें कि टूटी फूटी 13 बोगियां वहां पर पड़ी हुई हैं, लाशें निकाल करके रखी जा गई हुई हैं, घायलों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है निकटतम अस्पतालों में। वहीं पर एक छोर पर रेल मंत्री बैठे हुए हैं, अधिकारियों से बातें कर रहे हैं और इस घटना का कारण तोड़फोड़ की कार्रवाई बता रहे हैं। उसके कुछ ही मीटर दूर बिहार सरकार के तमाम आला अधिकारी बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना के पीछे रेलवे की लापरवाही है, मेंटेनेंस की लापरवाही। उसके बाद जो रफीगंज के थाना प्रभारी थे, उन्होंने भी राज्य सरकार, जो उसमें तत्कालीन राजद की सरकार थी, उसके स्टैंड को ही अडॉप्ट किया और एक प्राथमिकी रफीगंज के पुलिस इंस्पेक्टर के बयान पर दर्ज कराई गई, जिसमें रेलवे के मेंटेनेंस से जुड़े अधिकारियों को अभियुक्त बनाया गया और ये आरोप लगाया गया कि मेंटेनेंस की कमी की वजह से ये दुर्घटना घटी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी कि इस पूरे मामले की जांच वे रेल सुरक्षा आयुक्त से कराएंगे, लेकिन प्रेक्षकों का कहना था कि जब खुद रेल मंत्री ने ये बयान दे दिया है कि इस घटना में रेलवे का दोष नहीं है, तोड़फोड़ की कार्रवाई है, तो शायद उनके मातहत के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचता। दूसरी ओर जब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पुलिस के अधिकारियों को ये संकेत दे रहे थे कि इस हादसे के पीछे रेलवे का मेंटेनेंस जिम्मेदार है, खराब पुल जिम्मेदार है, जर्जर पुल जिम्मेदार है, तो बिहार पुलिस के लिए उस वक्त ज्यादा कुछ करने को नहीं था और इस प्रकार पुलिस ने इस मामले को रेलवे के मेंटेनेंस में कमी के लिहाज से अनुसंधान करना शुरू किया और वहीं रेलवे ने इसे तोड़फोड़ की आशंका मानते हुए इसकी जांच शुरू की। सबको इंतजार था कि क्या जांच रिपोर्ट आती है, क्या असलियत है, लेकिन इसी बीच में 2005 में केंद्र और राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। जो लालू प्रसाद यादव बिहार सरकार
पर प्रभाव रखते थे, उनकी पत्नी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री थी, वो अब केंद्रीय रेल मंत्री बन चुके। और जो केंद्रीय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी, वो अब बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। और अपने अपने नेताओं को देखते हुए इन दोनों एजेंसियों के सुर अचानक बदल गए। जो पुलिस अब तक इस दुर्घटना के लिए रेलवे के मेंटेनेंस से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रही थी, उस दिशा में अनुसंधान कर रही थी, अचानक से उसके सुर बदल गए। अब बिहार पुलिस को नजर आने लगा कि नहीं साहब, ये तो नक्सलियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के कारण ये घटना घटी। और पूरा का पूरा पुलिस अनुसंधान जो बिहार पुलिस का था, वो अब तोड़फोड़ की आशंका की ओर मुड़ गया। मगध के डीआईजी तत्कालीन अरविंद पांडे जी ने इस पूरे मामले का अनुसंधान अपने हाथ में लिया और उन्होंने जो चार्जशीट समर्पित की थी, उसमें साफ तौर से कहा था कि नक्सलियों द्वारा इस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करा करके लूटपाट करने के उद्देश्य से ये घटना को अंजाम दिलाया गया था। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार भी किए गए, एक पूर्व मुखिया की भी गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि बाद में उनको जमानत कोर्ट से मिली। दूसरी ओर जो भारतीय रेलवे इस मामले को नक्सली गतिविधियां या तोड़फोड़ की कार्रवाई मान के चल रहा था, उसको अब इस घटना के पीछे मेंटेनेंस की कमी दिखाई देने लगी। यानी जैसी राजनीति वैसी जांच, जैसे आका चाहे वैसी जांच। और शायद इसका खामियाजा भी हमने बाद में भुगता। हमने इस दुर्घटना से कोई सबक नहीं लिए और इसका नतीजा हुआ कि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी होती है। 24 जून 2014 को डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस बिहार के छपरा जिले के पास इन्हीं परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त होती है और उसकी 12 बोगियां डिरेल हो गई थी। हालांकि उस दुर्घटना में केवल 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन दुर्घटना का पैटर्न यही रहा था। हालांकि उस वक्त भी कहा गया था कि दुर्घटना के पीछे तोड़फोड़ की कार्रवाई है। इस प्रकार से एक राजनीतिक पेंच में फंस करके इस दुर्घटना की असली जांच, इसके असली कारण कभी सामने नहीं आ सके और जो सबक हम इस दुर्घटना से ले सकते थे, ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ले सकते थे, वो सबक नहीं लिए जा सके। हालांकि बाद में रेल सुरक्षा आयुक्त ने कई अपनी संस्तुतियां दी, जिसके आधार पर छोटे छोटे कदम एहतियाती उठाए गए थे। मसलन किसी भी महत्वपूर्ण ट्रेन, खास करके राजधानी ट्रेनों के पहले एक पायलट इंजन को गुजारा जाना, एक बड़ा एहतियाती कदम माना गया था उस वक्त। जितने भी जर्जर या पुराने ब्रिटिश कालीन पुल थे, उन पर से जब कोई ट्रेन गुजरती तो उस पर एक स्पीड कॉशन लगाना, ये कुछ ऐसे मेजर किए गए थे जिसकी वजह से कुछ दुर्घटनाओं में कमी जरूर आई, लेकिन हम अपनी पूरी व्यवस्था को दुर्घटना प्रूफ नहीं बना सके। राजधानी हादसे से जुड़े इन सुलझते सवालों को आपके बीच में रखने के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेकर, किसी और सवाल को लेकर, प्रश्न को लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 32 साल की पत्रकारिता, 32 साल का अनुभव, लूट, हत्या, आतंक, राजनीतिक उठापटक, सब पर बारीक सी नजर, बेबाक रखेंगे अपनी बात। रेड अलर्ट हर रविवार शाम 6 बजे।